हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीएमएस, बीएचएमएस या बीओएस में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है, क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं रूल बुक के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दिया है कि भैया रूल बुक के बारे में बता दो, रूल बुक में क्या अपडेट है। तो रूल बुक में बहुत बड़े बड़े अपडेट आए हैं। बड़े अपडेट का मतलब यह है कि देखो, दिनांक 2 सितंबर 2025 यानी आज से बस 3-4 दिन पहले की ये बात है। इन्होंने नया अपडेट ला दिया है। क्या क्या चेंजेस हुए, सारे चेंजेस के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आय प्रमाण पत्र या राउंड 1 राउंड 2 सारी चीज़ों पर अपन बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि बिकम अ डॉक्टर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है नवीन कुमार मौर्य और मैं बीएमएस का थर्ड ईयर स्टूडेंट हूं। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है कि 3 से 4 साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले की बात करें कि आय प्रमाण पत्र में क्या क्या, देखो कुछ चीज़ें होती है जो हर साल एक रूल बुक के हिसाब से निकलती है। उसके बारे में देखो क्या लिखा है। राज्य शासन द्वारा उपयुक्त अधिसूचना क्रमांक इतना इतना दिनांक 10 सितंबर 2024 में जारी नियमों के अनुसार संशोधन किया गया था। यानी कि 10 सितंबर 2024 में जो जो चेंजेस हुए थे उसके बाद एक और चेंजेस आया है। वो चेंज कब आया है? 2 सितंबर 2025 में, यानी कि एक साल बाद सीधा सीधा ये चेंजेस लाया गया। अब चेंजेस क्या है? नंबर 1 से लेकर 5.5.2 तक यानी कोई चेंजेस नहीं किया। वो क्या क्या चेंजेस नहीं हुए उसके बारे में भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और देख रहे हो तो पहले फुल स्क्रीन में कर लो वीडियो को, क्योंकि शॉर्ट स्क्रीन में तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। तो देखो, आय प्रमाण पत्र के बारे में बताया जाए तो एक सिंगल लाइन में अगर मैं बोल दूँ कि आय प्रमाण पत्र के बारे में लोग पूछते हैं कि कितना पुराना होना चाहिए, 6 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो सीधा सीधा इन्होंने साफ सुथरे वर्डों में लिख दिया कि 1 वर्ष से अधिक पूर्व का ना हो। यानी आय प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र नॉर्मली 3 लोग के लिए लगते हैं, SC ST OBC, और उन लोग के लिए जो कि जनरल कैटेगरी से हैं और EWS कैटेगरी में वो बनना चाहते हैं या जाना चाह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए 1 साल से कम का मतलब कि अंडर 1 ईयर अगर तुम्हारा हो तो सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है। नहीं तो तुम्हारा दस्तावेज में कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट क्या लिखा है, 5.6.1 में क्या लिखा है, आय प्रमाण पत्र के संशोधन में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक C इतना इतना 25 सितंबर 2014 द्वारा आय प्रमाण पत्र के संबंध में जारी निर्देश अनुसार परिवार के समस्त स्रोतों से आय संबंधित स्वप्रमाणित घोषणा पत्र सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप इतना इतना। अब प्रारूप का है वो बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, जितना भी आय प्रमाण पत्र अपन बनाते हैं उसका क्या होता है, संपूर्ण यानी फैमिली मेंबर जितने, पापा मम्मी भैया दीदी, जितने भी एक फैमिली में जितने लोग हो, एंटायर सबका इनकम सोर्स जितना होता है सब कुछ मिला के वो आय प्रमाण पत्र के बेसिस पे बताया जाता है। और उसके बाद के एक पॉइंट में क्या लिखा है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो भी चीज़ें हैं आय प्रमाण पत्र जो काउंसलिंग सत्र क्या है, 2025-26 अपना काउंसलिंग सत्र है। तो अपना प्रमाण पत्र, अगर काउंसलिंग सत्र, तुमको एक सिंपल सी बात बता दूं, ये काउंसलिंग कब तक चलने वाली है? नवंबर तक चलने वाली है। नवंबर की डेट दी है, 6 नवंबर शायद लास्ट थर्ड राउंड मॉप अप राउंड। तो मेरी बात मानो, अगर किसी का एक पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक का है तो भाई बेटर है, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा सही रहेगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि काउंसलिंग कितना भी डिले हो जाए, एक साल तुम्हारा काउंट होने में दिसंबर सबसे बेस्ट रहेगा कि दिसंबर 2024 से अगर बना है तब तुम सेफ हो। नहीं तो हो सकता है किसी का अप्रैल में बना हो, अप्रैल 2024 में बना हो, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये काउंसलिंग सत्र एक साल पुराना हो चुका होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है 5.8 के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 5.8 में क्या लिखा है, यदि किसी प्रवर्ग में फ्रीडम फाइटर, सैनिक, संवर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग या महिला किसी भी से उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें द्वितीय चरण में आगामी चरणों में आवंटित। यानी कि अगर जैसे किसी भी कैटेगरी को वो आरक्षण दिया गया है और उस आरक्षण वाले स्थिति में क्या है कि स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, हो सकता है फ्रीडम फाइटर के स्टूडेंट को मान लो सब पूरे काउंसलिंग में 10 सीटें अलॉट हुई है और फ्रीडम फाइटर के बस 6 ही स्टूडेंट हैं जो कि उस बेसिस पे एडमिशन लेना चाहें, तो बचे हुए 4 जो होंगे वो नेक्स्ट राउंड में कंसिडर कर दिए जाएंगे। सेकंड राउंड, फिर सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड, फिर मॉप अप राउंड, फिर ऐसे ऐसे स्टे वैकेंसी राउंड तक वो सारी चीज़ें जाती हैं। ये चीज़ें लिखिए। अब देखो एक 5.9 में क्या लिखा है, आरक्षित प्रवर्ग की सीट का परिवर्तन। सीधी सी बात है, यदि आरक्षण के अनुसार चॉइस फिलिंग करने वाले पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को द्वितीय चरण या अन्य आगामी चरण के आवंटन प्रक्रिया के दौरान अन्य प्रवर्गों में निम्नानुसार परिवर्तित करके भरने की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि वही चीज़ जैसे मैंने बोल दिया, अगर आरक्षित प्रवर्ग के लोग उसमें अवेलेबल नहीं हैं तो वो चीज़ें अपग्रेड करके सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में डाल दी जाएगी। और अगर देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लिखा है इसी के बारे में, देखो
कुछ 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है। देखो, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित रिक्त सीटों के पात्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ओबीसी की सीट तो खत्म हो चुकी थी, फिर ओबीसी की सीट कैसे आ गई, जनरल की सीट खत्म हो चुकी थी, फिर जनरल की सीट कैसे आ गई, एससी की सीट खत्म हो गई थी, फिर एससी की। देखो, एक सिंपल सी बात है, जनरल कैटेगरी से अगर कोई है और जनरल कैटेगरी में फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 सीटें अगर आरक्षित की गई है, फिजिकल हैंडीकैप के अगर दोनों स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होते तो वो जो पीएच वाली सीट है वो जनरल कैटेगरी में फिर चली जाएगी अगले राउंड में। एससी कैटेगरी में अगर फ्रीडम फाइटर की 2 से 3 सीट्स हैं और वहाँ पे नहीं मिलते एससी कैटेगरी फ्रीडम फाइटर की, तो वो जो चीज़ है वो एससी कैटेगरी में चली जाएगी। एसटी कैटेगरी के भी सेम टू सेम है, यही चीज़ 5 पॉइंट में लिखा हुआ। अगर मैं देखो तुम लोग को बता दूं, चौथे नंबर के पॉइंट में, यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होती तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग के पात्रों से की जाएगी। सीधी सी बात है, समझ में आया। यदि उपरोक्त चारों आरक्षित प्रवर्गों की आरक्षित अंतर्गत मतलब अंतर्गत पात्र उम्मीदवार अनुसार उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग, यानी कि देखो मैंने वही चीज़ बताया कि जैसे कि अगर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में कोई स्पेशल कोटा लग रहा है तो वो चीज़ें नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, वो मेन कोटे में आ जाएगा, यानी जनरल में आ जाएगा। और अगर देखो एसटी कैटेगरी से बात करूँ तो एसटी कैटेगरी के बाद अगर नहीं मिलती तो वो सीट एसटी वाले बच्चे अगर ख़त्म हो जाते तो वो सीट एससी को चली जाएगी। एससी के बाद अगर एससी वाले नहीं तो ओबीसी, ओबीसी नहीं मिल रहा है तो ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस नहीं मिल रहा है तो जनरल कैटेगरी में वो चीज़ें कंसीडर की जाएगी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिख दिया गया है, यह व्यवस्था संबंधित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारों की विकल्प चयन हेतु महाविद्यालयों के लिए चॉइस लॉक किए गए अभ्यर्थियों के समाप्त होने के बाद लागू होगी। ठीक है, और 5.10 में कोई चेंजेस नहीं किया गया। किस कब चेंजेस नहीं किया, लास्ट ईयर जो सितंबर 2024 में किया गया था उसके वैसा ही सेम टू सेम है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, कोई यहाँ 6.1.3 में क्या लिखा है, ऐसे सभी प्रवर्गों संवर्गों के अभ्यर्थियों को 10+2 यानी कि 10वीं और 12वीं में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है, अगर अंग्रेजी में आप फेल होते हैं तो आपको एडमिशन नहीं लेना दिया जाएगा। ऊपर से देखो, अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, परीक्षा किसी भी अन्य राज्य सरकार द्वारा संचालित समक्ष परीक्षा अहिर्ता में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, या फिर बायोटेक्नोलॉजी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है। बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी आपको होना ही चाहिए, इसमें पास होना है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लगा है कि आपको 50 नंबर से ज़्यादा चाहिए, इतने नंबर से कम ज़्यादा, क्योंकि यही चीज़ इस बार के संशोधित किया गया। बहुत लोगों ने भर भर के वीडियो इस चीज़ पे बनाई है। अब रूल बुक आई है तो मैं आपको एक बार में सिंपल शॉर्ट में बता देता हूँ कि बस आपको पास होना जरूरी है, कितने नंबर आप अचीव करते हैं इससे मैटर नहीं करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी, इन दो में से कोई एक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट क्या लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट 8th नंबर का पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं और जैसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि पंडित खुशीलाल उनको मिले या फिर इंदौर मिले या फिर कुछ भी मिले, लेकिन बाय चांस अपने नंबर कम हो जाते हैं और अपन कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज पकड़ लेते हैं। फिर अपने पास एक ऑप्शन होता है कि अपन उस कॉलेज से, अगर मान लो खुशीलाल में आप किसी को जाना चाहता है, कोई इंदौर जाना चाहता है, कोई उज्जैन जाना चाहता है, और वो एज एग्जाम्पल वो रीवा वाले गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है। ठीक है, तो रीवा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, रीवा आयुर्वेदिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ रहा है और उसको खुशीलाल यानी भोपाल आना है या फिर उज्जैन या इंदौर जाना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है स्थानांतरण का। एनसीआईएसएम के लिए, एनसीआईएसएम की कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस है, उसके बेसिस पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तुम्हारे माध्यमिक मतलब कि जो महाविद्यालय होगा, तुम्हारा कॉलेज होगा, वहाँ प्रिंसिपल आपको इशू करेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और आप ट्रांसफ़र के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे एनसीआईएसएम और जो कि मेडिकल काउंसिल वगैरह होती है उनको, तो वहाँ से वो प्रोसीजर होकर मध्य प्रदेश के आयुष मंत्रालय द्वारा आपको ट्रांसफ़र किया जाता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास होने के बाद भी अगर सीट वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे खुशीलाल में अगर मान लो पढ़ते पढ़ते किसी ने अपनी सीट छोड़ दी है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्राइवेट कॉलेज वाला गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा सकता है, बस गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 9th पॉइंट में कोई वो संशोधन नहीं किया। 10.1 में क्या लिखा है, अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के पश्चात निर्धारित समय सारणी के अनुसार समस्त मूल अभिलेखों को सत्यापन करना अनिवार्य होगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि आयुष काउंसिल में पहले से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अब देखो एक और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो भाई थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एडमिशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यही होती है जिनको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।
देखो रजिस्ट्रेशन का जितना चार्ज लगना है वो तो लगना है, 500 रुपये लगना है या 1000 रुपये लगना है ये अभी नहीं पता, ये तो पोर्टल जब ओपन होगा, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तब पता चलेगा। वैसे मेनली नॉर्मली हर साल 500 रुपये लगता है, इस बार कितना लगेगा ये आइडिया नहीं है। लेकिन हर बार अगर आप पोर्टल खोल के कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, कुछ भी एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसका पोर्टल चार्ज 50 रुपीज़ लगना है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है चॉइस फिलिंग के लिए, चॉइस एडिट के लिए। अगर आप दोबारा पोर्टल खोल के कुछ भी सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं तो भी 50 रुपये आपको हर बार पोर्टल चार्जेस लगने हैं। और एक और पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है 15.2 में, इसमें क्या लिखा है, महाविद्यालय की प्रवेश समिति में 2 वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम 2 आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे। यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाएगा तो उम्मीदवारों के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्राचार्य को करेंगे। ठीक है, ये चीज़ सिंपल सी लाइन है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में क्या होता है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में एक स्पेशल अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो जरूर से अभी सब्सक्राइब कर लो जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी एक और चीज़ बता दूं, जिनने कि कमेंट बॉक्स में आप जाके देखना, एक मैं लिंक पिन कर दूंगा, जिसके नंबर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है कि बहुत कम नंबर है, वो डाउट कर रहे हैं कि मेरा एडमिशन डन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत अच्छे नंबर है जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किस टाइप से काउंसलिंग करें कि हमारा काउंसलिंग मिस्टेक ना हो, काउंसलिंग कोई जानकारी इधर उधर की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ गलतियाँ ना हो जाए, तो वो ज़रूर उस फॉर्म को फिल करना। हमारी तरफ से कॉल आएगा, उसके बाद जो डिस्कशन होगा वो देख लेना अपने हिसाब से। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो राउंड 1 की जो काउंसलिंग होती है, राउंड 1 की काउंसलिंग एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद देखो क्या लिखा है, सभी पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, यानी पंजीयन जिसने ऑनलाइन किया हुआ है वो, और जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया वो, ओनली 2 कैटेगरी। रजिस्ट्रेशन तो बहुत लोग करवा लेते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते मैक्सिमम लोग, और वो एग्जिट हो जाते हैं उस काउंसलिंग से। तो वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने दोनों चीज़ करा लिया। देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, प्रथम चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में सम्मिलित होने होते चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा और लॉक भी करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन सीट आवंटन आदेश जारी किया जाएगा, जो कि आपको बताया गया है कब किया जाएगा। आवंटन के पश्चात देखो जैसे ही सीट अलॉटमेंट होता है तो अपन के पास 2 ऑप्शन आते हैं। अब अपन को एमबीबीएस में क्या होता है, एमबीबीएस में होता है कि कॉलेज जाओ, पार्शियल एडमिशन डन कराओ, देन उसके बाद फिर आप अपग्रेड का ऑप्शन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपन ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही करा ली, इस वजह से अपन को ऑनलाइन ही सारी प्रोसेस करनी पड़ती है किसी से। तो वहीं पे एक ऑप्शन होगा अपग्रेड करने का और सेटिस्फाइड करने का। ये तुम्हारा थोड़ा सा ब्रेन लेवल पे मैच करना चाहिए कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मुझे तुम्हें सेटिस्फाइड करना है या फिर फॉर अपग्रेड के लिए आपको जाना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है अपग्रेड पे जाने के बाद नेक्स्ट राउंड में उससे ज़्यादा घटिया घटिया नहीं बोलूँगा, उससे ज़्यादा ऐसा कॉलेज मिल जाता है जो आपको नहीं चाहिए था या आपको नहीं लेना चाहिए था। तो बहुत सी गलतियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। फिफ्थ पॉइंट पे लिखा है कि सेटिस्फाइड का ऑप्शन जिन लोगों ने कर दिया है वो जाओ एडमिशन कराओ, और जिन लोगों ने फॉर अपग्रेडेशन का बोला है तो अपग्रेड करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है फॉर सेकेंड राउंड के लिए। तो ये चीज़ें हैं, जिन्होंने सेटिस्फाइड का विकल्प कर दिया है तो प्रवेश नहीं लिया है तो उनकी सीट जो होगी वहाँ से निरस्त कर दी जाएगी और फिर नेक्स्ट राउंड के लिए शामिल कर दिए गए, और द्वितीय चरण तृतीय चरण हुए तो पुनः वो बच्चे पात्र होंगे। सेकेंड राउंड में क्या चीज़ है, सेकेंड राउंड में सेम चीज़ है, जिन लोगों ने सेटिस्फाइड कर दिया था उनको यहाँ पे सीट अलॉट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला क्योंकि उन्होंने जाकर एडमिशन ले चुका होगा, या फिर जिन लोगों ने वहाँ पे अपना सीट छोड़ दिया यानी एडमिशन ही नहीं लिया, उनको अलॉट तो हुआ था लेकिन एडमिशन नहीं लिया, तो उन लोगों को क्या होगा, वो यहाँ पे दोबारा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर उनको नया कॉलेज अलॉट होगा, और फिर नया कॉलेज अलॉट होने के बाद उनको फिर से एडमिशन लेना है तो ले, नहीं लेना तो अपग्रेड पे करें, और अपग्रेड कर देंगे तो फिर थर्ड राउंड में पहुँच जाएंगे। और जिन लोगों ने फिर से अपग्रेड का ऑप्शन आया तो अपग्रेड दोबारा कर सकते हैं। थर्ड राउंड यानी जिसको मॉप अप राउंड कहा जाता है, तो थर्ड राउंड में भी ये सेम चीज़ होगा कि अपग्रेड और सेटिस्फाइड का ऑप्शन मिलेगा, आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। फिर चॉइस फिलिंग करेंगे तो अपग्रेड या सेटिस्फाइड का मौका मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आती है। स्टे वैकेंसी राउंड भी यही चीज़ होती है। स्टे वैकेंसी राउंड थोड़ी सी अलग होती है कि तृतीय चरण की काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात महाविद्यालय में रिक्त सीट होने के बाद ही स्टे वैकेंसी राउंड होती है, जो कि नॉर्मल सी बात है, 5 से 6 साल से देखते आ रहा हूँ। स्टे वैकेंसी राउंड 1, 2, 3, 4, 5 तक भी जाती है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि जो ऐसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चरण के काउंसलिंग के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश हो चुके हैं, अथवा जिन अभ्यर्थी द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय चरण की काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन प्राप्त होने पर भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया गया, वे पात्र नहीं होंगे। सीधी सी बात है, जिनको एक बार भी सीट अलॉट हो गई है उनको दोबारा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई गलती से पार्टिसिपेट कर भी लिया तो एडमिशन टाइम पे आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट पे लिखा है स्टे वैकेंसी राउंड में महाविद्यालय के रिक्त सीट एवं पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची जारी की जाएगी। ठीक है,
और उपरोक्त मेरिट सूची के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को केंद्रित काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से पंडित खुशीलाल शर्मा महाविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में उपस्थित होगा। मेरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर महाविद्यालय द्वारा MP ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन ये चीज़ें होती है, थोड़ी सी ट्रिकी होती है। तो ये स्टेप कैंसी राउंड का एक डिटेल वीडियो मैं आपको बना दूंगा, क्योंकि यही चीज़ होती है, यहीं पे कम नंबर वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन डन होता है। अगर गलती कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, अगर गलती नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, बिना किसी गलती के, बिना मिसलीड के, तो फिर एडमिशन यहाँ पे कम नंबर वालों का भी हो जाता है। स्टेप वैकेंसी राउंड से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश तत्सम जारी किए जाएंगे। देखो सीधी सी बात है, इन्होंने लिख दिया कि जो स्टेप वैकेंसी राउंड की जो भी चीज़ नोटिफिकेशन आएगी उस टाइम पे आ चुकी होगी। ये हो जाता है अपना अभी ख़त्म। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो लास्ट ईयर में जो रूल थे, जो पिछले इन्होंने लिख दिया है कि सेम ही रहेंगे, वो रूल कौन कौन से थे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात कर लेंगे। वीडियो की टाइमिंग हो चुकी है थोड़ी सी ज़्यादा, 15-16 मिनट। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक पिन है लिंक, कमेंट में पिन लिंक है, तो उसको जाके देख लेना। बाकी लाइक किए बिना तो मत ही जाना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।